चलिए, जय हिंद। आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर का पहला लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। अभी यूरोप में भाई राष्ट्रवाद क्या होता है? हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी दो बातें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्ज़ाम में कि राष्ट्रवाद क्या होता है और राष्ट्रवादी क्या होता है, ठीक है ना। राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी क्या होता है, ठीक है। कोई दिक्कत ना है, चलो जाए। कोई दिक्कत है? चलिए, तो चैप्टर का नाम आपका प्रथम चैप्टर है हिस्ट्री का। किसका है? हिस्ट्री का। हिस्ट्री का चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। किसमें? यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम क्या है? तो यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद। देखो भाई, थोड़ी सी बात करते हैं। अगर लिखने उखने में थोड़ा मात्रा उतरा इधर हो तो ध्यान मत देना, ठीक है ना। काहे कि लिखने में मात्रा उतरा गबड़ा जाता है भाई, ठीक है ना। तो लिखने में अगर मात्रा उतरा गबड़ा जाए तो ध्यान आप लोग मत दीजिएगा। चैप्टर हमारा है, हम लोग का मेन टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ाना, ठीक है ना। हमको हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कोई इधर उधर मात्रा उतरा हो जाए तो यहाँ पे बड़ा इशू है, ठीक है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो भाई हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है और राष्ट्रवादी क्या होता है। तो राष्ट्रवाद एक कहने का मतलब देश की एक भावना है, देश के प्रति एक लगाव होता है राष्ट्रवाद, ठीक है ना। और राष्ट्रवादी होती है जिसके अंदर उस भावना को जागृत किया जाता है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, सुंदर लड़की को देखा, ससुरा लड़का सब तो वही में रहता है। ससुरा हम 50 बार एक बात बोलते हैं कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है ना तो ये सब छोड़ दो, ठीक है ना। देखो, देखता है, लड़की को देखा बढ़िया से, एकदम मन में विचार कर लिया, क्या ठोर रंगी है ससुरी, क्या लिपस्टिक पोती है ससुरी, क्या काजल है। तो भावना है, क्या है? भावना है। तो उस भावना को कहते हैं राष्ट्रवाद। जिसे लड़का देखेगा लड़की का तो उसके अंदर ख्याल आएगा, तो वो भावना हो जाती है, उस भावना को कहते हैं राष्ट्रवाद। आज जिस व्यक्ति के अंदर हुआ है ना, उस व्यक्ति को कहते हैं राष्ट्रवादी। समझ में आया कि नहीं है? जैसे हम अगर अपने देश की बात करें तो जो नेता होगा, अगर देश के भलाई के बारे में सोचेगा कि हम ई कानून लागू करें तो देश की भलाई होगा, ई करे तो ई होगा, ई करे तो ई होगा, यानी जो बारे में सोचता है ना, वो जो भावना उसके अंदर आया देश को सुधारने का, वो हो गया राष्ट्रवाद। और जौना व्यक्ति के अंदर हुआ, नेतवा के अंदर हुआ, उस नेतवा को कहा गया राष्ट्रवादी। समझ में आया कि नहीं है? तो नेता हुआ राष्ट्रवादी और जो भावना जगा उसको कहेंगे राष्ट्रवाद। जैसे आर्मी का सेना है ना, आर्मी के अंदर देश के लिए जान देने की भी ये क्षमता हम लोगों का भी आई है। यहाँ देश के लिए जान तक देने के लिए तैयार आदमी है कि नहीं है? तो जो देश की अंदर जो भावना है जान देने का, वो हो गया राष्ट्रवादी। क्या हो गया? राष्ट्रवाद। आज जिस व्यक्ति के अंदर हुआ, जैसे आर्मी के सेना के अंदर हुआ, तो आर्मी का सेना हो गया राष्ट्रवादी। समझ में आया कि नहीं है? तो राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी में कोई दिक्कत नहीं है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद यानी यूरोप के लोगों में ये भावना देश के लिए कैसे जागा, यही तो पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं है? एकदम खूबसूरत लड़किया को देखे, ओकरा अंदर भावना आ गया, क्या है, अजब है ससुरी, बलखा के चल दी ससुरा, ओ माय गॉड क्या चीज़ है। ले ससुरा, जो चीजुआ भावना आया है ना, वही राष्ट्रवाद है। आज जो तोरा अंदर आया है ना, तो तू हो गया राष्ट्रवादी। समझ में आया कि नहीं है? यानी अंदर ख्याल आ गया, ख्याल क्या है, प्यार किए ये हुआ, वो ससुरा जो ख्याल आ गया, ससुरा कोनो गम में जा गया, लड़की से प्यार किया, ससुरी धोखा दे के भाग गई। लड़का सोचने लगा क्या ये ससुरा धोखा दे के चली गई, रो रहा है बैठ के, गम में डूबा हुआ है। तो गम का एक भाव उत्पन्न है, उसमें भाव है, तो उस भावना को कहते हैं राष्ट्रवाद। और जो ना लड़कुआ के अंदर हुआ है उसको कहते हैं राष्ट्रवादी। और लड़का सब पगला जाता है कि भाई ससुरा, यहाँ लगने लगे, रे ससुरा देश के लिए जियो ना, देश के लिए जियो, देश के लिए मरो, है ना, अपने वतन के लिए जियो, वतन के लिए मरो, कोई रोकने वाला नहीं होगा यहाँ, ठीक है ना। तो चलो यहाँ हम पढ़ते हैं राष्ट्रवाद, ठीक है ना। आप कोई दिक्कत तो नहीं होगा एग्जाम में। हालांकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि राष्ट्रवाद क्या होती है या राष्ट्रवादी क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का मतलब समझ में आ गया, एक भावना, देश के लिए एक भावना जगेगा, ठीक है ना। जैसे देश के लिए हम जिएंगे मरेंगे देश के लिए, अय वतन तेरे लिए, सुने ना गाना, हम जिएंगे और मरेंगे अय वतन तेरे लिए। तो वही हो गया, जो हम जिए और मरे, तो ये भावना हुआ ना, तो ये भावना को कहते हैं राष्ट्रवादी। ये हमारा अंदर हो गया तो हम हो गए राष्ट्रवादी।
समझ में है कि नहीं है? यानी जो भावना हमारे अंदर जगा, हम जिएंगे और मरेंगे, हो गया राष्ट्रवाद। आज जिस व्यक्ति के अंदर हुआ हो गया राष्ट्रवादी। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जिएंगे और मरेंगे, आए वतन तेरे लिए, ये हो गया राष्ट्रवाद। हमारा अंदर हुआ तो हम हो गए राष्ट्रवादी। समझ में है कि नहीं है? तो कोई दिक्कत नहीं होगा राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी में। तो यूरोप के लोगों के अंदर जिए मरेंगे की भावना कब आ गया? समझ में है कि राष्ट्रवाद से सीधा मतलब रखो ना, हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए, हो गया बात खत्म, है ना? तो यहाँ यूरोप में जीने मरे की बात कैसे उत्पन्न हो गया ये समझते हैं, ठीक है ना? तो यूरोप में मेनली हम बहुत सारे देशों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें फ्रांस आ जाता है, इटली आ जाती है, जर्मनी आ जाता है, ठीक है ना? तो मेन हम लोग पहले फ्रांस का पढ़ेंगे, उसके पहले सीक्वेंस बता देते हैं कैसे पढ़ना है। अन्यथा अगर गुजुर मुजुर करके पढ़िएगा तो इतिहास समझ में नहीं आता है। इतिहास का मतलब होता है कि एक एक चीज़ जुड़ा होता है, ठीक है ना? एक एक चीज़ उससे जुड़ा होगा। तो एक पिछला अगर क्लियर होगा तो अगला समझ में आएगा, अगला क्लियर होगा तो ओकरा से आगे समझ में आएगा। तो ये बात समझ जाओ पहले, ठीक है ना? तो हम कैसे पढ़ेंगे? तो पहले फ्रांस पढ़ेंगे, ओकरा बाद इटली पढ़ेंगे, ओकरा बाद जर्मनी पढ़ेंगे, ओकरा बाद यूनान पढ़ेंगे, ओकरा बाद पोलैंड है, हंगरी है, इस सभी को पढ़ेंगे। समझ में आए कि नहीं है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रांस का। किसका क्रांति स्टार्ट करते हैं? फ्रांस का, ठीक है ना? आपके किताब जो 10वां लेवल का जो एग्ज़ाम है, 10वां लेवल का जो किताब है, इस किताब में ससुरा यहाँ से स्टार्ट किया है। जो 10वां लेवल का यहाँ पे किताब होता है आपका, तो इसमें स्टार्ट किया है फ्रांस का 1708-9 से, फ्रांसीसी क्रांति से। औद्योगिक क्रांति कहा जाता है, ये इसमें उद्योग के लेके क्रांति हुआ था। हालांकि इसके पहले भी इतिहास है, ऐसा नहीं है कि यहीं से स्टार्ट हुआ है। जो यहाँ पे लुई 16वां था ना, लुई 16वां के 1789 में 8-9 में लुई 16वां खेदाया था। अब लुई 16वां का कार्यकाल क्या था, तो इसके पहले की कहानी है, ठीक है ना? तो हम लोग पहले की कहानी से क्या मतलब है, थोड़ा सा हिंट आपको समझने के लिए कनेक्शन जोड़ देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जो लुई 16वां था ना, लुई 16वां फ्रांस का राजा था। और लुई 16वां जब फ्रांस का राजा था तो भैया ओकरा पर इतना ज़्यादा कर्जा हो गया था, लगभग 12 लाख करोड़। कितना? 12 लाख करोड़। यहाँ 12 लाख करोड़ लीरबो, फ्रांस में पैसा को, जैसे देखो ध्यान से, ये लीरबो लिखे हैं, लीरबो, ठीक है ना? फ्रांस में जैसे हम लोगों के भारत में पैसा को रुपया बोलता है ना, अमेरिका ये सब डॉलर बोलता है ना, उसी तरह फ्रांस में लीरबो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लीरबो। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पे जो फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां को 12 लाख करोड़ की लीरबो का कर्जा हो चुका था। ससुरा के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, तो देश कैसे चलाएगा? यहाँ समझ में कि नहीं है? ये यहाँ इसको शान शौकत, यहाँ हवेली तवेली ससुरा, या कुछ पैसा नहीं था। सरकारी कार्यालय को चलाने का पैसा नहीं था, मजदूरों को देने के लिए पैसा नहीं था इसके पास। ये ससुरा कंकाल हो गया था। ये अपने आप हुआ था ससुरा, ये अपना जर खुद था। जो लुई 16वां था ना, लुई 16वां, ये ससुरा अपने आप कंकाल बनने का काम किया था। ससुरा अपने आप कंकाल बनने का काम किया था। समझ में आया कि नहीं है? रीजन क्या था कि ये ससुरा जब राजा बना था तो या अमेरिका के उपनिवेश देश को छोड़ाने लगा था, इसलिए इस पर कर्जा हो गया था। 12 लाख, कितना? 12 लाख करोड़ का इस पर कर्जा हो गया था। 12 लाख करोड़ लीरबो का कर्जा हो गया था। इस ससुरा कर्जा में दब चुका था। अब लोगों पर कर लादना शुरू कर दिया, ठीक है ना? लोगों पर कर लादना शुरू कर दिया। हालांकि जब 1708-9 की जब क्रांति हुई थी तो उस पीरियड में पेरिस में, फ्रांस का जो राजधानी है पेरिस है, याद रखिएगा। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस, थोड़ा सा यहाँ समझिए। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। जब 1708-9 की क्रांति की बात कर रहे हैं तो पेरिस में एक आतंक का माहौल था। आतंक, एकदम खौफनाक माहौल बन गया था पेरिस में। इस ससुरा यहाँ पे मतलब लोग यहाँ धीरे धीरे एक साथ जोड़ने लगे थे। समझ में आया कि नहीं है? यहाँ पे अब माहौल जब आतंक का था तो भैया जब आतंक का माहौल होगा तो फिक्स है विद्रोह का, यहाँ दिक्कत हो, विद्रोह वाला भावना उत्पन्न हो जाएगा, राष्ट्रवाद की भावना। तो यहाँ जब पेरिस में इस ससुरा, जब पेरिस में यहाँ आतंक वाला माहौल छा गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेना ने लुई 16वां की जो सेना थी, इस ससुरा यहाँ फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, इसने सैनिकों को यहाँ पे मतलब नगरों में घुसने का अधिकार दे दिया कि ले ससुरा, यहाँ जितना सब हुड़दंग कर रहा है ना, घुस के मार दो धड़ाधड़ ससुरा उदिया जाए। यहाँ कौन कह दिया? लुई 16वां। और लुई 16वां जब ये बतिया कहा तो लुई 16वां के जब ये बात लोगों ने सुना तो ये आ गए लोग सब यहाँ। समझ में आया कि नहीं है? पेरिस में ऐसे ही लोग यहाँ कोटिया हुआ था। अब इस ससुरा यहाँ लुई 16वां का कह दिया कि जितना सेना है सबको कहाँ ठूस दो? नगरों में।
समझ में है कि नहीं है। अब लोग यहाँ एक माहौल बन गया और लोग यहाँ सब सोचने लगा कि लुई 16वां जो है ये गोली मारने के लिए भेजा है ससुरा यहाँ सेना सबको। अब यहाँ लगभग 7,000 मर्द औरत, ठीक है ना। डाउन सिटी एक थी, डाउन सिटी, हालांकि डाउन हॉल था वो, डाउन हॉल के नीचे ये सभी लोग गोटा हो गए। डाउन हॉल जो था उसके अरिया पछिया सभी लोग गोटा हो गए, लगभग 7,000 लोग गोटा हुए, ठीक है ना। 7,000 लोगों ने जितने सरकारी दफ्तर थे सब पर कब्जा कर लिया, ठीक है ना। और कब्जा करने के बाद यहाँ से लुई 16वां खेदा, हालांकि इतना ही इतिहास नहीं है भैया, हम आपको शॉर्टकट में बस थोड़ा सा बता दिए ताकि कनेक्शन आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जितने सरकारी दफ्तर थे सब पर इन्होंने अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद अधिकार जब किया तो अब यहाँ लुई 16वां भाग गया। कौन भाग गया? लुई 16वां। और लुई 16वां भाग गया तो उसी को कहा जाता है 1708-9 की क्रांति। और लुई 16वां जब भागा तो यहाँ पे प्रजातांत्रिक व्यवस्था चालू हुआ। प्रजातांत्रिक मतलब पहले राजवंश था, यानी राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। समझ में आया कि नहीं है। अब यहाँ क्या हो गया, अब प्रजातांत्रिक, लोग जिसको चाहेंगे उसको राजा बनाएंगे। समझ में आया कि नहीं है। तो ये पेरिस की बात थी, ठीक है ना, पेरिस में हो रहा था। अब यहाँ जब राजा बैठेगा तो राजधानी में ना बैठेगा भैया, तो पेरिस में बात आई। यहाँ ये भाग गया ससुरा लुई 16वां। अब जब भाग गया तो अब किसके अंदर साता आ गया, तो साता आ गया अब यहाँ पे प्रजातांत्रिक। कौन आ गया? प्रजातांत्रिक। इन लोगों ने दुगो नारा दिया, अब भयंकर ससुरा नारा दिया। पहला नारा कहा कि पितृभूमि और नागरिकता। पितृभूमि का मतलब ये होता है कि ये हमारा जो मिट्टी है, ये हमारा पिताजी है, इस ससुरा छोड़ कर नहीं जाएंगे, यहाँ कुछ हो जाए मर जाएंगे कर जाएंगे, छोड़ कर नहीं जाएंगे। ये लोग ने नारा लगा दिया। ससुरा राष्ट्रवाद के भावना भड़क गया कि ले ससुरा यहाँ कह रहा है सब कि हमारा ये जमीन जो है बाबूजी है, ये छोड़ के भगवे ना करेंगे। ले ससुरा यहाँ नागरिकता का कि हम यहाँ का नागरिक है, सब पर हमारा अधिकार है, हम नहीं छोड़ के जाएंगे। ले ससुरा अब लोग यहाँ भयंकर यहाँ सीना तान के चलने लगा है। ससुरा हमसे बड़का कौन है यहाँ। इन लोगों ने एक झंडा बनाया। क्या बनाया? झंडा। ये झंडा जो था ना, ये झंडा अब पहले अलग अलग गुट के झंडा था कि जैसे टोला होता है ना, टोला कस्बा एरिया, टोला हिती टोला गौवा का। तो गौवा में एगो जैसे मान लीजिए कि कथी समझाया अब यार, टोला नहीं देखा वो टोला जो टोला होता है, उस मान लीजिए एक टोला का एगो झंडा, दूसरा टोला का दूसरा झंडा, तीसरा टोला का तीसरा झंडा, ऐसे करके 50 को झंडे था यहाँ। तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि नहीं, अब सभी झंडा को एक किया जाए और एक एक झंडा रहेगा फ्रांस का, एक एक झंडा। तो यहाँ पे झंडा बनाया सब। क्या बनाया? झंडा बनाया। क्या बना दिया? झंडा बना दिया। समझ में कि नहीं है। यहाँ पे झंडा बनाया गया और यहाँ पे स्टेट जनरल का चुनाव हुआ। स्टेट जनरल का चुनाव हुआ। स्टेट जनरल का चुनाव हो रहा था यहाँ पे। स्टेट जनरल का चुनाव, स्टेट जनरलवा को नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली। ये स्टेट जनरल का चुनाव जो तो हो रहा था, इसका नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया। यानी स्टेट का मतलब होता है राज्य लेवल पर और नेशनल का मतलब होता है देश लेवल पर। तो ये स्टेट लेवल पर चुनाव ना होके बल्कि नेशनल लेवल पर चुनाव होने लगा, यानी देश में चुनाव होने लगा। समझ में कि नहीं है। ये देश में क्या होने लगा? चुनाव होने लगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मुख्यमंत्री है तो कितना लेवल पर चुनाव करेगा भैया? तो वो स्टेट लेवल पर चुनाव करेगा, यानी राज्य लेवल पर। और जो नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री है, वो कितना लेवल पर चुनाव करेंगे? तो वो चुनाव करेंगे आपका नेशनल लेवल पर, यानी देश के लेवल पर। तो वही स्टेट जनरल का जो चुनाव था, इसको हटा के इसका नाम बदल दिया गया नेशनल असेंबली, यानी नेशनल पर ही कर दिया गया, देश के लेवल पर कर दिया। समझ में कि नहीं। जब ये चुनाव चल रहा था तो उसी पीरियड में एक महान शक्तिशाली योद्धा उभर रहा था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम था? नेपोलियन बोनापार्ट। करे छुट्टी है आज, कल ना बताते। नेपोलियन बोनापार्ट जब राष्ट्रवाद की भावना जब उभर रहा था तो इसी के अंदर एक नया योद्धा बन रहा था जिसका नाम था नेपोलियन। कौन था? नेपोलियन। तो नेपोलियन की थोड़ा कुंडली देख ले। चलिए नेपोलियन को देखिए। नेपोलियन का जो जन्म हुआ था, नेपोलियन का जन्म यहाँ पे कौन निकल के आ रहा था? नेपोलियन। थोड़ा सा नेपोलियन इधर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त
15 अगस्त 1796 को हुआ था। नेपोलियन का जन्म कहाँ कितना बजे हुआ था? तो 15 अगस्त 1796 को इसका जन्म हुआ था। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1796 को, ठीक है ना। और 15 अगस्त 1796 को जब इसका जन्म हुआ था तो ये जन्म हुआ था फ्रांस में। क्या से? फ्रांस में। फ्रांस में एक जगह था अजैकियो एक जगह था, अजैकियो, यहीं पे इसका जन्म हुआ था नेपोलियन का, ठीक है ना। तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1796 को फ्रांस के अजैकियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस के अजैकियो में। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ समझते चलो भाई। देखो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपकी किताब में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपको जानना जरूरी होता है। क्वेश्चन पूछ दिया था इसके पिछले वाले टेस्ट जो आप स्कूल में दे रहे थे ना, तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था, अर्थात नेपोलियन कहाँ का था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए फ्रांस का अजैकियो में, हालांकि आपकी किताब में ये नहीं दिया है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पढ़ा देंगे हम, ठीक है ना। अब उतना यार समझ रहे हो ना, सब कोई नहीं पढ़ा पाता है, तो अलग चीज़ है, जिसको जितना होता है वो पढ़ाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेपोलियन का जो जन्म हुआ था 15 अगस्त 1796 को फ्रांस का अजैकियो शहर में इसका जन्म हो गया था। अभी जब जन्म हो गया था भाई, पढ़ने लिखने में ही बहुत तेज था। हालांकि इसके जो सामाजिक बात करें तो इसके 4 भाई थे और 3 बहन थे, ठीक है ना। 4 भाई था और 3 गो बहन थी इसकी। और सबसे छोटा था नेपोलियन, ठीक है ना, सॉरी सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा नेपोलियन था। हालांकि इनके पास 7 भाई बहनों की खर्चा चलाना था, ठीक है ना, नेपोलियन को। तो यहाँ पे जो नेपोलियन था उसके 4 भाई और 3 बहन थी। 4 भाई और 3 बहन, 4 भाई और 3 बहन थी, ठीक है ना। पढ़ने लिखने में नेपोलियन बहुत तेज तरह का आदमी था। ससुरा ये ससुरा कोनो चीज़ को देखता था, ये भोरे नहीं पढ़ाता था, ये ससुरा टॉप से याद कर लेता था, समझ में कि नहीं। इसका सेरिब्रम बहुत तगड़ा था ससुरा का, नेपोलियन का, समझ में कि नहीं। तो नेपोलियन जो था इसका जन्म 15 अगस्त 1796 को हुआ। फ्रांस के अजैकियो में 4 भाई 3 बहन थे, ठीक है ना। इसको एडमिशन करा दिया गया यहाँ पे जो सैनिक एकेडमी होता है ना, जिसमें सेना होना तैयार किया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो इसका भी एडमिशन करा दिया गया सैनिक एकेडमी में। कहाँ? सैनिक एकेडमी सैनिक एकेडमी में क्या करा दिया गया? इसका एडमिशन करा दिया गया, ताकि ससुरा बढ़िया से पढ़ लिख ले। यहाँ पे भारी यही भयंकर शासक था यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पे नेपोलियन का आपका जो पढ़ाई हुआ ये सैनिक एकेडमी में हुआ। जब सैनिक एकेडमी में ही पढ़ा था तो यहाँ पे इसने सबसे पहले तोपखाना का अध्ययन बहुत बढ़िया से कर लिया। तोपखाना समझते हैं ना, तोपखाना जहाँ पे तोप चलाया जाता है। यहाँ ताश का गड्डी देखे हैं? ताश का गड्डी नहीं देखे हैं? वो वाला फौजी वाला ताशवा का गड्डी देखिए ना, फौजी बैठा रहता है, इसे बंदूक लगे या ससुरा तोप ठाए लड़ैया में नहीं देखा है फिल्मिया में, तो तोप होता है। तो जहाँ तोपुआ रखा जाता है ना उसको कहते हैं तोपखाना। क्या कहते हैं? तोपखाना। जहाँ पे तोपुआ रखा जाता है उसको कहते हैं तोपखाना। क्या कहते हैं? तोपखाना, ठीक है ना। तो अगर जेल है तो जेल खाना, और तोप है तो तोपखाना, समझ है कि नहीं है। तो वहाँ पे तोपखाना था, और तोपखाना का अध्ययन यानी पढ़ाई बहुत बढ़िया से कर लिया नेपोलियन, ठीक है ना। बढ़िया से बारे में जान गया तोपखानवा के बारे में। जब तोपखानवा के बारे में बढ़िया से जान गया तो तोपखानवे में इसको नौकरी दे दिया गया। कवना के? नेपोलियन को तोपखाना में नौकरी मिल गया। इसको कहाँ मिल गया? तोपखाना में नौकरी मिल गया। नौकरी तोपखाना में नौकरी करने लगा। ऐसा ससुरा हम पहले ही बताया आपको, बहुत तेज तरह का व्यक्ति था ये। जब ये तोपखाना में जब इसको नौकरी मिल गया तो ये अपना मैंने क्या बताया आपको, अपना कैपेसिटी इतना बढ़िया से दिखाया, इतना बढ़िया से दिखाया कि यहाँ तुरंत ससुरा यहाँ सेनापति बन गया। कौन बन गया? सेनापति। कौन बन गया? सेनापति बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया ये? सेनापति बन गया। किसका? इटली का और फ्रांस का। इटली का सेनापति और फ्रांस का सेनापति बन गया। एक साथ दोनों सेनाओं को देखता था नेपोलियन। इटली के सेनापति और फ्रांस का सेनापति बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। जब सेनापति बन गया था जब सेनापति यहाँ पे, तो इस ससुरा यहाँ सबसे लड़ाई करने में माहिर था। ये बहुत तेज तरह का लड़ाई करता था ससुराई, एकदम बिंदास लड़ाई करता था, कोई टेंशन तनाव नहीं थे। अरे ससुरा टेंशन तनाव क्या, पैसा आइए रहा है यहाँ, समझ में आई कि नहीं है। तो कामयाब लड़का होना चाहिए, लड़की खूबसूरत होना चाहिए, ज़िंदगी कट जाएगा, समझ में आई कि नहीं है। तो नौकरी होना ज़रूरी है, नहीं तो लटक जाइएगा, बढ़िया सुंदर नहीं मिलेगी ससुरी यहाँ दहेज के चक्कर में पड़े रहिएगा, समझ में कि नहीं है। तो यहाँ पे सेनापति बन गया। और जब सेनापति ससुराई बना तो ये लड़ाई करने में मास्टर था। इसको कहा गया कि जाओ ससुरा एरिया सब जीतो, लड़ाई करो यहाँ,
समझ में है कि नहीं है। तो जब ये लड़ाई के लिए तैयार था तो उस पीरियड में 5 मार्च और 1796 ईस्वी में 1796 ईस्वी में जब ये कंबोडिया पर आक्रमण करने जा रहा था, किस पर, कंबोडिया पर, तो उसी पीरियड में एगो बहुत सुंदर लड़की एकरा मिल गई, कामना के, नेपोलियन के। कब, यहाँ ससुरा देखो 1796 क्या बात है, ठीक है ना। यहाँ पे जब ये लड़ाई करने जा रहा था नेपोलियन, यहाँ पे सेनापति था भाई, तो लड़ाई करने जाइए करेगा। तो लड़ाई करने जब जा रहा था यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे बहुत सुंदर एगो लड़की से मुलाकात हो गया, ठीक है ना। बहुत सुंदर थी यहाँ ससुरी, जब लहरा उहरा के लिपस्टिक पाउडर मार के ससुरी चल दी तो पगल आ गया नेपोलियन। कहा ले ससुरा इतना सुंदर कहना दिख रहा है लड़की। ससुरा देखा कि एकदम बाल खाते हुई चल रही है, ससुरी लहराते हुई चल रही है। एक नाम था जोसेफाइन। वो लड़की का नाम क्या था, जोसेफाइन। क्या नाम था, जोसेफाइन। क्या नाम था लड़किया का, जोसेफाइन। कहा कि ले ससुरा एक से बियाह कर लेते हैं। ले ससुरा यहाँ प्यारो ना किया ससुरा, डायरेक्ट बियाह। यहाँ ससुरा यह लड़का सब लड़की सब ये सब कैसे फुसला लेता है, लड़का समझ में आता है। ससुरा एक बार तो नहीं सकी बड़ाई करता है, लड़का सबको बहलाने फुसलाने में बहुत मास्टर होता है। ससुरा तुरंत लड़की को बहला देता है, समझ में आता है। लड़की सब इसी ससुरी फुसल भी जाती है, लड़का सबसे जाएगा तुरंत 2-4 को बड़ाई करेगा। क्या लिपस्टिक है, ओ माय गॉड, क्या केस है, ओ माय गॉड, समझ में कि नहीं, क्या ड्रेस है। ले ससुरा लड़की पगला जाएगी, अरे क्या बोला मेरे बारे में बड़ाई कर रहा है, सुन क्या कर रहा है, नंबर ससुरा तुरंत दे के करेगा। यहाँ लड़की सब समझती ना है, बकलोलिया सब, वो तो ससुरा यहाँ खाली फंसाता है। वो सब मतलब के लिए यार है सब। लड़की सब फंस जाती है लड़का सबसे, ये नहीं समझती है लड़का सब जरूरत का यार होता है सब, समझ में कि नहीं है। लड़कियों कम नहीं होती है, वो ससुरी एक से एक मास्टर होती है सब। यहाँ ये को नहीं 4-4 को, यहाँ समझ में कि नहीं है। तो 5 मार्च 1796 को जोसेफाइन से बियाह कर लिया नेपोलियन। कौन कर लिया, नेपोलियन। लेकिन ससुरा एकरा देह से कोनो संतान उत्पत्ति नहीं हुआ, यानी बाले बच्चा नहीं है, इ निसंतान हो गई ससुरी। यहाँ एकरा देह से कोनो लइके फैके पैदा नहीं हुआ। कहा कि दूर ससुरा, बियाह करने का दूना दुख हो गया। यहाँ ससुरा कितना बढ़िया सुंदर दिख रही थी, बियाह की एकरा से। आ ससुरी यहाँ हमारा कोनो औलादे ना हो तो क्या फ़ायदा। इसने कहा कि रुक एक बारी बियाह करते हैं यहाँ, ठीक है ना। तो एक बारी बियाह किया। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, जिसका नाम था मेरी लुइस। क्या नाम था, मैरी लुइस। क्या नाम था, मैरी लुइस। क्या नाम था, मैरी लुइस था। इस ससुरी एकरा से बियाह कर लिया। कौन, नेपोलियन। ताकि नेपोलियन का 2 को बियाह हुआ था, समझ में कि नहीं है। नेपोलियन को बियाह किया था 2 गो। एगो थी एकरा प्रेमिका जोसेफाइन, ससुरी ओकरा देह से कोनो बाल बच्चा नहीं हुआ, तो दूसरा कामना से बियाह कर लिया, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी लुइस से बियाह कर लिया। कहा कि हाँ अब ठीक है। तो इससे एकरा देह से लड़को भी पैदा हुआ, जिसका नाम नेपोलियन 1 पड़ा था, समझ में कि नहीं। पहला दूसरा इसे ससुरा एकरा खानदान बना था, समझ में कि नहीं है। तो नेपोलियन की शादी 5 मार्च 1796 को हुई जोसेफाइन से, और दूसरी शादी हो गया मेरी लुइस से, समझ में कि नहीं है। एकरा देह से कोनो बाल बच्चा नहीं था, संतान थी, और इसके देश से बाल बच्चा हुआ, जिसका नाम नेपोलियन 1-2 पड़ा था। समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक नेपोलियन के बारे में कुंडली समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आगे बढ़े, तो नेपोलियन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटाए इसको, देखिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पे इसकी कुंडली समझ में आ गया। अब यहाँ नेशनल असेंबली का चुनाव चल रहा है। इधर नेपोलियन अब तैयार हो गया है युद्ध के लिए, सेना वोना सब फिटफाट है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 35,000 सेना को लेकर नेपोलियन ने ब्रिटेन पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था, ठीक है ना, 35,000 सेना लेकर नेपोलियन ने ब्रिटेन पर आक्रमण करने जा रहा था, तो उस पीरियड में नज़र पड़ गया इसको फ्रांस पर। कहाँ नज़र पड़ गया, फ्रांस पर। कहा ससुरा सुनो इधर, यहाँ जब जाएंगे ब्रिटेन पर आक्रमण करने के लिए 35,000 सेना लेके, ससुरा वो सब बढ़िया मार ससुरा फ्रांस को ना उदिया। यहाँ फ्रांस में अभी नेशनल असेंबली का चुनाव चल रहा है, तो तुरंत मार देते हैं आक्रमण, काम बन जाएगा हमारा, ठीक है ना। ज़्यादा लड़ाइयों करने का झंझट नहीं है, समझ में कि नहीं है। तो इसने नेपोलियन ने 1790 ईस्वी में फ्रांस पर आक्रमण मार दिया। दूसरा यह आक्रमण मारा नहीं था, बल्कि यहाँ तो चुनाव चल रहा था, उस चुनाव में शामिल हो गया, घुस गया था, ठीक है ना। 1790 ईस्वी में कौन, नेपोलियन या फ्रांस में एंट्री कर दिया।
1790 में फ्रांस में इटली यहाँ पे घुस गया नेपोलियन, लेकिन ये अपने आप को राजा समझ बैठा यहाँ। कौन? नेपोलियन। फ्रांस में अभी जनता के बाद जनता तो जानबे ना करती थी ससुरा नेपोलियन कौन है, कामना खेत का मुरैया ससुरा, एक कुछ पता नहीं था जनता को। लेकिन इस ससुरा अपने आप को समझाइए हम प्रधानमंत्री यहाँ का है फ्रांस के ससुरा, यहाँ हटाओ सब, फ्रांस का राजा बन गया हम नेपोलियन 1790 में। लेकिन खुल के सामने नहीं आया था, खुल के सामने नहीं आया था, इस ससुरा छुपे छुपी अपने आप को मान लिया था। लेकिन ये खुल के आ गया 1799 में, 1799 ईस्वी में ये खुल के फ्रांस के सामने आ गया कि नहीं अब यहाँ का राजा कोई नहीं होगा, यहाँ का राजा जब होंगे तब हम ही हैं। समझ में आया? इस राजनीति को बहुत अच्छा खासा खेलता था। यहाँ पे नेपोलियन ने 1790 में प्रत्यक्ष रूप से सामने फ्रांस में नहीं आया, लेकिन 1799 में प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गया फ्रांस में कि अब यहाँ के राजा हम हैं। अब इसके बारे में जनता समझ गई कि ससुरा नेपोलियन घुसा है यहाँ। समझ में आया कि नहीं है? तो अब यहाँ लोग जो थे नेपोलियन के साथ हो गए। समझ में आया कि नहीं? नेपोलियन एक सेनापति था, सबसे ज़्यादा सेना पर ध्यान दिया था इसने। समझ में आया कि नहीं है? अब जिसको मान लीजिए कि हम यहाँ पे पढ़ा टीचर में सबसे मैंने टीचर है, तो हम सपोर्ट ज़्यादा टीचर के करेंगे या स्टूडेंट के करेंगे? समझ में आया कि नहीं है? हमारे लिए जीने मरने वाला कौन है? तो स्टूडेंट। तो सेनापति के लिए जीने मरने का काम कौन होगा? सेना। समझ में कि नहीं है? हम अगर जिएंगे और मरेंगे तो अपने बच्चों के लिए मरेंगे, आपके लिए मरेंगे जो हमको दिख रहा है। समझ में कि नहीं है? हम जितना पढ़ाएंगे जितना कुछ रहेगा वो सभी आपके लिए है। आप एक टूम कहिएगा तो सब कुछ मेरा है, ठीक है ना? आप इस शरीर भी आप ही का है। समझ में है कि नहीं है? दिल भी आप ही का है। जितना मर्जी पढ़ो भाई, कोई दिक्कत ना है। समझ में है कि नहीं है? हमारे पास कोचिंग में एक ही तो चीज़ है कि जो लोग गरीब होते हैं उनको मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। एक तुम अगर आके बोल देते हैं कि भाई सर हमारे पास पैसा पढ़ने के लिए नहीं है, गार्जियन हमारे कमज़ोर है, चल भाई 1 रुपया मत देना, फ्री में पढ़ो, ये मेरे पास है, ठीक है ना? मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। और उन लोगों को जो मान ली अपाहिज है या मतलब जो विकलांग है या फिर कोई ऐसा इशू है उनके हाथ पैर या ऐसा दिक्कत है, उनको भी मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? और यूट्यूब पर तो आप भैया है, तो आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए भैया कि सभी लोगों को फ़ायदा हो सके, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। अब तो 1799 ईस्वी में यहाँ पे नेपोलियन ने फ्रांस में प्रत्यक्ष रूप से सामने आया। आई ससुरा यहाँ या अपना तांडव दिखाने लगा। अब कहा कि लो ससुरा आप दिखाते हैं हमरा यहाँ देखो, ठीक है ना? तो 1799 में प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गया। आई ससुरा यहाँ 1803 तक तो 99 जोड़िए, 99 100 हो जाएगा, 1800 हो गया, 1 2 यानी 3 बरस तक। कितने बरस तक? 3 बरस तक। 1800 यहाँ पढ़ा 1803 तक ये जितना खर्चा हुआ सब सेना पर किया। यानी सेना को इतना तैयार किया, इतना ट्रेनिंग दिया, इतना खर्चा किया कि एक से टक्कर लेने वाला कोनो ससुरा पैदा नहीं हुआ। समझ में नहीं? लगन, मेहनत और होशियारी, ये 3 चीज़ जिसके अंदर अगर मिल गया उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं हरा सकता है। इतना याद रखिएगा, दुनिया का कोई ताकत। वही था नेपोलियन। वही कौन था? नेपोलियन। कि जिसके अंदर हौसले हो उसको कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अरे जिसको खुद जिसने चट्टानों से ठोकर खाया हो वो छोटे मोटे हवाओं को क्या मतलब रखता है? समझ में आया कि नहीं है? यहाँ पे एक से एक दुनिया गिराने वाली है, बशर्ते आपको उठना आना चाहिए, उठना आना चाहिए, चलना आना चाहिए, नहीं तो ठोकर मारने वाले दुनिया में कमी कहाँ है भाई? या तो जिसको अपना दिल से मानते हो वहीं पराया बन जाता है, जिसको आप अपने दिल से मानते हो वहीं पराया हो जाता है। जिस दिन दुश्मन का इंतजार करते हो उस दिन हित ही दुश्मन बन जाता है। समझ में आया कि नहीं है? तो इसलिए किसी पर भरोसा करना मत सीखो, भरोसा उसी पर करो जो आपके लायक हो, भरोसे का लायक हो। यानी आप किसी को खुश नहीं रखते। 2 कौड़ी के लोगों को खुश रखने के लिए आप अपनी पूरे उम्र का ज़िंदगी बेकार कर देते हो। जब कोई लड़का अपना देहात वगैरह की बात करें, जब कोई लड़का जब दौड़ना शुरू करता है ना, सुबह दौड़ना या शाम को दौड़ना शुरू करता है, तो लोग कहते हैं देखो ना लगता है आर्मी में चल जाएगा ससुरा, ऐसे लोग ताना मारते हैं। अब उन 2 कौड़ी के लोगों को खुश करने के चक्कर में आप दौड़ना छोड़ दीजिएगा तो शायद एक दिन अपने कामयाबी को छोड़ दीजिएगा। तो 2 कौड़ी के लोगों को खुश करने के चक्कर में कभी मत पड़ो। खुश करना है तो देश को खुश करो,
जियो मरो उसके लिए। समझ में आया कि नहीं है? तो दो कौड़ी को खुश कर, दो कौड़ी के लोगों ना कभी खुश हुए हैं और ना कभी होंगे। घर में 5 फैमिली है, पांचों फैमिली को आप खुश नहीं रख सकते हो, सबकी अलग अलग सोच समझ है। तो इसलिए भैया अपने आप पर फोकस करो, अपने आप पर भरोसा रखो और इरादा मजबूत रखो, चट्टान की तरह टिक जाओ कि हमको अब कोई हिला नहीं सकता है, पैर को ऐसे जमा दो कि कोई उखाड़ नहीं सकता है। फिर देखो कामयाबी चुटकी में मिलती है कि नहीं मिलती है। तो इरादे मजबूत, सबका मजबूत। नेपोलियन ने 1803 ईस्वी में ये अपने आप को इतना सेना गठित कर दिया, इतना सेना बना दिया, इतना सब कर दिया कि ससुरा कोनो पैदा नहीं हुआ कि एक से टक्कर ले ले। ठीक है ना? अब लोग यहाँ सब भ्या गए कि हर एक घर का एक जवान को नौकरी दे दिया सेना में, हर एक जवान को, हर एक घर के एक मतलब जितने भी जवान लोग थे इन सभी को सेना में भर्ती कर दिया एक को ले लेके। इसको ट्रेनिंग धनुष वनुष सबका ट्रेनिंग दिया, बहुत डेंजर ट्रेनिंग दिया, मिसाइल वसाइल। खुद ससुरा ही सेनापति था, खुद तोपखाना का मालिक था, ससुरा के पास सब कुछ था, यहाँ पे सेना या सब कुछ की जानकारी थी। समझ में आया कि नहीं है? तो 1803 ईस्वी तक इसने सेना को काफ़ी मजबूत कर लिया, काफ़ी पकड़ बना लिया ताकि कोई हिला नहीं सके। और 1804 ईस्वी में इसने नेपोलियन संहिता लागू किया। 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू किया। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता को लागू किया। अब इस नेपोलियन संहिता में क्या कहते हैं? नेपोलियन संहिता का मतलब होता है नेपोलियन ने एक अपना संविधान बनाया, एक अपना नियम बनाया, एक अपना कायदा बनाया, एक अपना कानून बनाया। समझ में आया कि नहीं है? जैसे कि हम जैसे कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे समझ में आया कि नहीं है? जैसे कोई यहाँ टीचर है, जैसे हम हैं, तो हम अपना संविधान बनाएंगे तो कहेंगे चंद्रसन संहिता। समझ में कि नहीं है? तो उसी तरह जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री अगर कोई कानून बनाते हैं तो प्रधानमंत्री, जैसे यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, जैसे इंदिरा आवास देखें ना, इंदिरा आवास, तो इंदिरा आवास में देखिएगा क्या होता है, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास, इंदिरा गांधी इंदिरा आवास, ठीक है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना। समझ में कि नहीं? इंदिरा गांधी आवास योजना। तो ये जो भी लोग बनाते हैं इनके नाम पर ही पड़ जाता है। तो यहाँ पे नेपोलियन ने एक अपना नया संविधान बनाया जिसका नाम पड़ा नेपोलियन संहिता। ठीक है ना? इसके पहले क्या था, थोड़ा सा इसको बाद में लेके चलते हैं। जो नेपोलियन के पहले जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत जंजर थी। हालांकि लुई 16वां के जिस पीरियड में था ही, तो लुई 16वां में कर्ज ज़्यादा थे, सब पे अलग अलग कानून कायदे थे। ठीक है ना? अब यहाँ पे पढ़ते हैं, सबसे पहले जब नेपोलियन संहिता जब लागू किया तो सबसे पहला काम किया कि जितने भी माप तौल थे, माप तौल की व्यवस्था को हटा दिया, व्यवस्था बराबर कर दिया। यानी जो लोग बड़े लोग थे, ठीक है ना, चमचागिरी समझते, चमचा ससुरा, चमचा यहाँ तो ढेर है। क्या आजकल राजनेता का सबसे ज़्यादा चमचा यहाँ रहता है ससुरा, कि किसी से यहाँ सबसे पहले यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री से बात करना है तो आपको डायरेक्ट थोड़ी बात होगा, नहीं, ओकरा चमचा से पहले बात होगा उनका। क्या है ससुरा, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, और पहले उनका चमचा भेटाएगा, ले ससुरा यहाँ। आजकल तो चमचा की कमी है ना। तो जो भी राजा के चमचा होता था ना, तो उनको विशेष अधिकार दिया जाता था, विशेष अधिकार। यानी जो लोग इसके आसपास जैसे मुंशी हो गए, यहाँ पे कर वसूलने वाले लोग हो गए, इन लोगों को विशेष अधिकार दिया जाता था। ये अधिकार क्या था, तो इन लोगों का जैसे माप तौल की व्यवस्था थी, तो आप गरीबों से ज़्यादा अनाज तौल के लिया जाता था और इन लोगों से कम आवाज़। यानी एक ही समय में एक ही राज्य में दो बटखारे थे, तर्जुई बटखारा। समझ में आता है ना? जैसे अब धनिक जो लोग होंगे, जो राजा के करीबी लोग होंगे, वो जो नापेंगे वो दूसरे बटखारा से नापेंगे, और जो गरीब होंगे, जो किसान होंगे, वो दूसरे बटखारा से नापेंगे। नेपोलियन ने इसको हटा के बराबर कर दिया, कहा कि ससुर भाड़ में जाओ, यहाँ कोई चमचा हो, बेलचा हो, कुछ हो, कोई मतलब नहीं बनता, सबको बराबर एक बटखारा से तौला जाएगा। समझ में है कि नहीं है? एक सामान से तौला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे माप तौल की व्यवस्था को बराबर कर दिया। दूसरा, परिवहन पर जो कर लगते थे, परिवहन समझते हैं ना, मतलब जाने ले जाने वाला, जैसे गाड़ी, सवारी, ट्रैक्टर, ये सब जितना है ना, बस, ट्रेन, ये सभी परिवहन में आ जाता है। किस में आ जाते हैं? परिवहन में। तो इसने परिवहन के जो कर्ज थे, टैक्स थे, उसको भी बराबर कर दिया। परिवहन के कर को क्या कर दिया? बराबर, कम कर दिया। हालांकि कम कर दिया, कम घटा दिया। जैसे जो लोग राजा के खास लोग थे, उन लोगों का तो पहले ही बताया विशेषाधिकार था। यानी उन लोग जो सवारी का इस्तेमाल करते थे, उन लोगों को कर कम देना पड़ता था। जो गरीब थे, फसल वसल ले जाने के लिए जो पैसा लगता था, उन लोगों को ज़्यादा देना पड़ जाता था। इसलिए नेपोलियन ने कहा कि दूर ससुरा, यहाँ कोनो का नहीं है, यहाँ तो ससुरा हमारा नहीं है, तो तोरा के कहाँ से देखेंगे ससुरा, यहाँ हटाओ ससुरा। जॉब है, सबको बराबर करो, कर को सबको बराबर रखो, कर कम कर दो, ठीक है ना? सभी को एक समान कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
समझ में आया कि नहीं है। तो नेपोलियन बहुत अच्छा काम किया था यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो इसने काम किया, तीसरा विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी जितना अधिकार विशेष लोग को था उस सभी अधिकारों को मार दिया। कौन? नेपोलियन। विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, अधिकार को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। कौन? नेपोलियन। विशेषाधिकार को ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया। 39 राज्यों का क्या बनाया? महासंघ। 39 राज्यों का महासंघ बनाया। महासंघ, महासंघ 39 राज्यों का क्या बना दिया? महासंघ बना दिया। 39 को राज्य को एक करके एक महासंघ बनाया। इस सभी में 39 को राज्य ऐसे थे कि जिसको कोई हिलाने वाला पायदा नहीं था। इसमें सबसे ज़्यादा नेपोलियन के फेवरेट लोग थे और इसमें यहाँ पे नेपोलियन के लिए जीने मरने के लिए तैयार थे। ऐसे ऐसे लोग थे इस 39 को राज्य में। तो 39 राज्यों का एक महासंघ का निर्माण किया था नेपोलियन ने। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि नेपोलियन ने कितने महासंघों का निर्माण किया था? तो 39 को राज्यों को मिला के एक महासंघ का निर्माण किया था। तो इसको आप याद रखिएगा, समझ में कि नहीं है। तो ये सभी यहाँ पे नेपोलियन और भी बहुत सारा काम किया था। माप तौल, परिवहन, भेदभाव, ये सभी जितने छोटे धर्म जो कानून थे, कानून में भी एक न्याय का भी व्यवस्था था। न्याय को भी बराबर कर दिया। अगर राजा का बेटा या फिर ओकरा चमचा का बेटा चोरी करेगा तो उसके लिए अलग न्याय देना था। यानी चुपचाप अब जैसे चोरी कर लिया था, उसका है चोरी किया है, आ जाओ एक बात से मत करना, ऐसे बोल के ससुराल यहाँ भेज दिया जाता था। लेकिन अगर वहीं गरीब का बेटा कोनो चोरी कर दिया, छोटे चकन में बचपन में तो सब कोई चुराता है, ससुराल मऊ चोरी किया बचपन में, सब कोनो चुराता है ऐसा। तो बचपन में मान लीजिए कोनो किसान का लड़का चोरी कर दिया तो वो ससुराल जाता था तो ओकरा मारा जाता था, दंड दिया जाता था। काहे चोरी किया ससुराल, मारेंगे तोरा के यहाँ, राजा ऐसे करता था, समझ में कि नहीं है। अगर ओकरा चमचा बेलचा खुद होकर अगर ओकर लड़का चोरी करते हैं, काहे चोरी किया बबुआ, जाम नहीं है। तो ये सब व्यवस्था गलत थी यहाँ पे। नेपोलियन ने न्याय व्यवस्था को भी ठीक कर दिया, कहा कि नहीं ससुराल, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे वो चमचा का बेटा हो, चाहे वो किसान का बेटा हो, सभी अगर किसी का मर्डर किया है तो सभी का सजा एक ही है, चोरी किया है तो सभी का सजा एक ही है। नेपोलियन हालांकि बहुत सारा काम किया था नेपोलियन संहिता में, लेकिन यह बात कब तक चलेगी? कब तक? आज है, बिहान है, कल है, परसों है, एक ना एक दिन सबका अंत होना है। समझ में आया कि नहीं है? एक दिन सबका अंत होना ही होना है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? अब यहाँ पे नेपोलियन जो था, नेपोलियन अब यहाँ धीरे धीरे अपने प्रभुता को कायम कर रहा था। अब ये सब जो राजा थे दूसरे देशों के राजा, हालांकि नेपोलियन ने बहुत राज्यों को जीता था, जर्मनी को भी जीता था, इटली को भी जीता था और यहाँ पे ब्रिटेन को भी जीत लिया था, ठीक है ना।